स्टूडेंट्स, अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे थे कैथेड्रल वर्दी की। तो अपन इसमें मीन देख लिया था, उसके कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। और आज अपन जो है 17.1 जो उसका एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही थे, इसमें कुछ भी जो 17.1 जो टॉपिक है चैप्टर है इसका एक्सरसाइज है ना, इसमें जो एग्जाम में किए सारे क्वेश्चन उसी बेस पे है। ठीक है, तो चाहे तो बिना बताए भी अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ एक दो सवाल देख लो और पूरा चैप्टर आपको फिनिश करना होगा। ठीक है, देखो उसका क्वेश्चन नंबर एक में देखेंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इफ क्या ये एक कक्षा की गणित विषय 10 छात्रों को आपका ये है तो समाधान मानते हैं क्या कि ठीक है। द इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथ्स आर देयर कैन दैट फाइंड अरिथमेटिक मीन। जो ऑब्टेन्ड दे रखे हैं ना, मतलब मार्क्स दे रखे हैं, वो क्या क्या दे रखे हैं पहले देखो ना, कितने दे रखे हैं 75। ये ऑब्टेन्ड दे रखे, तो अपने को क्या कहते हैं ना, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी अपने को नहीं करना हो। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्राप्तांक है वो दे रखे, ऑब्टेन्ड दे रखा है, और सीधा सीधा क्या अपने को फाइंड पूछा इसमें समाधान माध्य ज्ञात करो। सीधा तो समाधान माध्य आपको अब इसमें क्या दे रखा है, आपने को दो चीज देनी है, एक तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देना और सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देना, मतलब फ्रैक्शनों की संख्या देना और फ्रैक्शनों का योग देना। फ्रैक्शनों का योग जब अपन इसको सम करेंगे, मतलब इन फ्रैक्शन यानी रिजल्ट है, इनको अपन जब ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनों का। तो फ्रैक्शनों की संख्या जो इनकी काउंट की मतलब कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब अपन इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपन क्या कर लेंगे, तो उसको ऐड करेंगे 22 प्लस 30 5 प्लस 40 प्लस 70 35 प्लस 52 अपॉन 10। ओके, तो ऐड कितना हो जाएगा 10। एवरेज स्टूडेंट समांतर माध्य तो कितना आया 52 बस। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना 1 मार्क्स के लिए। ठीक, अब देखो भी क्या है कि नया सिलेबस आ गया 10th क्लास का, है ना, सारी सब्जेक्ट है, उसमें कई सारे टॉपिक है जो कट कर दिए। ठीक है, चैप्टर 1 भी क्लोज नहीं किया है, बंद नहीं किया ना, कट नहीं किया है ना। जो चैप्टर है चैप्टर अंदर टॉपिक पढ़ा दिए, इस चैप्टर में से क्या टॉपिक पढ़ा दिया लगे ना, मॉड है ना। ये चैप्टर लगभग तय है कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो एक बार और ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाएगी तो अपन उसके बाद देखेंगे कि ये चैप्टर हटाया या
नहीं हटाया, ठीक है। तो फिलहाल अपन जो क्वेश्चन नहीं कर रहे कि जो क्वेश्चन सीधा साधा पूछा है कुछ भी उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि क्लियर चीज़ दे रखी है और सीधा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं कि अरिथमेटिक मीन BC is 3 4 8 5 x 3 2 1 ये तो 4 मतलब समांतर माध्य इसमें क्या कर रखा है, दे रखा है। फाइंड द x मतलब इनफिनिटी में कितना दे रखा है, और ये अपने इसकी वैल्यू ज्ञात करके x की वैल्यू क्या देगा, मतलब मान देखो जो डिजिटल क्या है, है ना। तो इसमें ए एम दे रखा है 4 और अपने को फाइंड क्या करना है, x का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, आपने देखा है कि जो चीज एक चीज फाइंड करनी होती बाकी से दे रखी होती है ना, तो इसमें तो अपन हर बार अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन दे रखा है और जो फाइंड करना है x देते हैं, मतलब सम जो नंबर है उसके अंदर सब लोग डिजिट फाइंड कर दिए। फॉर्मूला तो रिलेशन नंबर क्या देगा, एम देगा, एम कितना देगा 4, ठीक है। और सम ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 2 1 और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो डिजिट में ऊपर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और इसका अपन क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, उसको ऐड करो कितना हो जाएगा 7 7 8 20 23 26 + x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 26 = 32, x कितना हो जाएगा, तो इधर देख लो x + 26 = 32, है ना। x कितना हो जाएगा 32 - 26, तो x = 6। x की वैल्यू अपने पास कितनी है, देखो इस जगह अगर x के इसको फिर से सॉल्व कर दो तो आंसर कितना आएगा 4, है ना। ये इसका चेक करने का फॉर्मूला है, मतलब करना आपको कंपल्सरी है, बाय द वे कर अगर इच्छा हो जाएगी आ रहा नहीं आ रहा है इसको रख दे तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर यहाँ पर यदि 6 है तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 6 लग जाएगा बस, है ना। तो जो 32 है तो 6 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब कोई भी चीज़ आपको दे रखी है फाइंड करो तो उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ दे रखा हो तो चीज़ वो फाइंड होगी अपने पास, ठीक है। अदरवाइज वो अपन फाइंड नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर सम ये नहीं दे रखा होता तो अपन कैसे सॉल्व करते, नहीं होता, ठीक है। हमेशा कोई चीज़ दे रखी होगी कोई क्वेश्चन क्या है जो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में कुल 60 छात्रों को औसत वर्ग की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है, दो चीज दे रखी है। दो चीज क्या दे रखी है, एक तो फर्स्ट थिंग क्या दे रखी है, एवरेज वेट कितना दे रहा है, 51। सेकंड थिंग क्या दे रखी है, सेकंड ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 स्टूडेंट जो दे रखे उनकी गणना करनी है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एवरेज वेट 25 मतलब 25 स्टूडेंट का ग्रुप ए में एवरेज कितना 51 है। टोटल 25 बच्चों का जो, ठीक है, ग्रुप ए के हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या है, टोटल एवरेज वेट इन ग्रुप है। टोटल एवरेज किसे करेंगे कि 51 का 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका टोटल वेट आ जाएगा। और सेम वेलोसिटी से अपन क्या करेंगे, ग्रुप बी के कितने स्टूडेंट कितने 35 और एवरेज इसका कितना है 54। तो 54 इंटू 35 करेंगे तो इसका आ जाएगा वेट ऑफ एवरेज। ठीक है, देन क्या देने का है, और एक चीज देने क्या है, कक्षा के कुल छात्रों 60 छात्र, तो टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में, 60। ठीक है, तो ये मान लो इसको W1 मतलब वेट 1, ये W2। अब इसका फॉर्मूला क्या फिट होगा, एवरेज निकालना है, एवरेज कितना होगा W1 प्लस W2 अपॉन 60। W1 क्या होगा, ये इसका जो ओवरऑल आएगा इसका ओवरऑल जो है दोनों को प्लस करके 60 से डिवाइड करना है। तो अपना दोनों क्लास का जो एवरेज है ना, मतलब 60 जो स्टूडेंट है उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 स्टूडेंट 25 है ना, 60 हो जाएगा ना, 60 हो रहा है एवरेज स्टूडेंट 60। ठीक है, तो ऐसे करना, कुछ कठिन बात टफ वाली बात नहीं, क्योंकि एवरेज ग्रुप पूछा, टोटल एवरेज कब निकलेगा, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आएगा। ठीक है, जो भी टोटल दोनों का आएगा उन टोटल दोनों को प्लस करके बट डिवाइड 60 करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्लास में जो ओवरऑल स्टूडेंट है उतने 60 हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। उसके बाद क्वेश्चन बचता है 8, 9, दो क्वेश्चन है थोड़े अलग है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम हमारा 4th चैप्टर द टेल ऑफ बिश्नोई पढ़ रहे थे। हम इसमें लास्ट अबाउट द टेक्स्ट पढ़ चुके थे और हमने हमारे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो थे वो
रीड कर लिए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम अब रीड करेंगे। मैं पहले प्रीवियस चीज़ समझा देती हूँ कि हम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। ये एक टेल है, एक स्टोरी है बिश्नोई समाज से रिलेटेड कि बिश्नोई समाज कैसे बना था। राजस्थान की स्टोरी है, मारवाड़ की, जिसको हम डेजर्ट एरिया बोलते हैं। जो आप इतना तो आप लोगों को पता है कि डेजर्ट एरिया जो होता है उसमें रेत ही रेत एक तरह से, वहाँ पर कोई ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली नहीं होती। तो उस एक डेजर्ट एरिया के अंदर एक ऐसी छोटी सी जगह जो काफ़ी, जहाँ पर ग्रीनरी थी, जहाँ पर खेजड़ी के बेर, केर, सांगरी, इन सब के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। और क्योंकि वहाँ पर हरियाली ज़्यादा थी तो जानवर भी होंगे, तो वहाँ पर ब्लैक बग, चिंकारा, नीलगाय, ये सारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी वहाँ पर काफ़ी मिलते थे। अब उसके बाद ही इससे ही हम पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहे हैं। अबाउट 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into the India from the west of Central Asia. अब यहाँ पर क्या है, जो एक आपको एक वर्ड दिख रहा है, हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है भारी भीड़। भारी भीड़ इन सेंस के अबाउट 3000 years ago, 3000 साल पहले की बात है। हॉर्ड्स ऑफ कैटल्स कीपर, कैटल्स कीपर जो पशुपालन करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, उनकी एक भारी भीड़ बिगन टू पॉर इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वो इंडिया में एंटर हुए। कहाँ से आए थे वो लोग? वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आए थे और अपने साथ बहुत सारे जानवरों को लेकर आए थे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और वो इतनी भारी भीड़ आई थी तो उसमें से भीड़ का कुछ हिस्सा जो था वो मारवाड़ तक भी पहुंच चुका था। द भील्स रेजिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट बट द इन्वेंडर्स हैड horses and superior weapons and pretty soon took care of the भील्स। अब भील जो, अब वो मारवाड़ की जो ज़मीन थी, कह सकते हैं जहाँ पर उन्होंने हरियाली बना रखी थी, वो भील जो थे वो वहाँ पर उनका एरिया था। और धीरे धीरे ये बाहर से आए हुए इन्वेंडर्स यानी बाहर से आए हुए जो थे, उन्होंने वहाँ पर इंक्रोचमेंट का मतलब होता है, ये क्या है? इंक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण करना, किसी भी जगह पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो इंक्रोचमेंट उन लोगों ने कर लिया। भील्स ने उनका सामना करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्या उसका रिजल्ट क्या निकला कि उन लोगों के पास, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन लोगों के पास बहुत सारे तो हॉर्सेस थे और उनके पास वेपन्स थे, सुपीरियर वेपन्स थे। तो पता ही वो उनका सामना ही नहीं कर पाए और जल्दी ही उन्होंने भीलों के ऊपर कब्जा कर लिया, या फिर उनको कह सकते हैं वहाँ से भीलों को थोड़ा सा पीछे खिसकना पड़ा या उनको रहने देना पड़ा। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड द अरावलीज। अब धीरे धीरे उन लोगों ने अपना कब्जा जमाने लग गए। तो भील जो थे, भील जो समाज थी वो पीछे थोड़ी थोड़ी खिसकती गई और वो वहाँ से खिसक कर अरावली की पहाड़ियों में के बीच में आकर वहाँ पर रहने लगे। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन इंक्रीज। अब वहाँ का जो एरिया, जो लिमिटेड पॉपुलेशन वाला था, धीरे धीरे अब वहाँ की जनसंख्या जो थी बढ़ने लग गई। बट एज सेंचुरी पास्ड द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल बिगेन टू इफेक्ट द वेजिटेशन। अब ये जो बाहर से आए हुए जो लोग थे उनको हमने यहाँ पहले ही पढ़ लिया। हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, एक बहुत भारी भीड़ आई थी, इतने सारे लोग थे और उन लोगों के पास इतने ज़्यादा जानवर थे। कौन से जानवर? जो पालने वाले होते हैं, भेड़, बकरियाँ, गाय। तो ये सारे जितने भी कैटल्स वहाँ पर आए तो उनको रख रखाव, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उनको खाने के लिए घास या पेड़ पौधे भी अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा? बट एज सेंचुरी पास्ड, लेकिन जैसे ही एक सेंचुरी निकली, द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल बिगिन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। तो वो इतना जो लार्ज हर्ड था, यानी कि एक जो जानवरों का इतना बड़ा ग्रुप था, उससे क्या हुआ? वेजिटेशन यानी कि वहाँ की हरियाली इफेक्ट होने लग गई। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर गेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। अब जो भी छोटे छोटे
आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी अगर आप छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप उसको ट्री गार्ड से कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बकरी या गाय वगैरह आके उसको खा ना जाए, इसलिए। अगर वो ऊपर से खा ली जाती है तो आप देखते होंगे कि वो पेड़ जो पौधा होता है वो सूख जाता है, बढ़ता ही नहीं है, बड़ा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर गेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। तो जितने भी छोटे छोटे पौधे थे जो अभी उगे ही थे, उनको वो कैटल्स जो थे खा लेते थे और वहाँ पर उनको उगने का कोई चांस उनका बचता नहीं था। Invaders and the tribal beels found less and less to sustain themselves। अब धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि भाई जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वही छोटे छोटे जो पौधे थे वही खा लिए गए, तो वो पेड़ बनेंगे ही नहीं। पेड़ बनेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे वहाँ पर जो वहाँ का वेजिटेशन था, वहाँ की हरियाली थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। जो केर, सांगरी, बेर, खेजड़ी, इनके भी जो पेड़ थे, जो पौधे थे, वो भी डेवलप नहीं हो पाए। तो क्योंकि वहाँ के लोग जो थे, ट्राइबल भील्स जो थे, वो वहीं का खाना उनको मिल जाता था, लेकिन अब उसके भी धीरे धीरे चांस जो थे वो कम पड़ गए। उनके लिए भी वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। फाइनली द 13th century AD शो द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑन द भील बाय द राठौड्स ऑफ कन्नौज। अब क्या होने लग गया कि उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लग गई। तो वो क्या करते थे? एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, एक दूसरे के ऊपर हमला कर लेते, एक दूसरे के अनाजों पर कब्जा कर लेते, या बीच में लड़ाई होती, किसी का हरियाली वाला एरिया देख लेते तो उन पे कब्जा करके वहाँ पर वो लोग अपना अधिकार कर लेते थे। तो ऐसा ही एक छोटा सा युद्ध हुआ, किसके बीच में? भील और राठौड़ों के बीच में, जो कन्नौज के थे। तो उस पूरे एरिया को जो था राजपूतों ने अपने अंडर रूल कर लिया। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ पर किसका पूरा राज्य हो गया? राजपूतों का। इन द ईयर चलिए इस पैराग्राफ को मैं यहीं पर ड्रॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ से लेंगे, जो लास्ट पैराग्राफ हमारा इस पेज का बच गया है। इन द ईयर 1451 AD से इसको हम नेक्स्ट। अब इसने हमने कितने पैराग्राफ पढ़े? 1, 2, 3 और 4। इन 4 पैराग्राफ्स में ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों के सुनने में पहली बार आ रहे होंगे या जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। कुछ एक वर्ड्स की मीन्स तो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ और लिखवा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड लाइन्स हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं, पैसेज के एंड के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह की वोकेबुलरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनकी अंडरलाइन करके हिंदी में ही, चाहे जैसे ये स्टंट है, इसको अंडरलाइन किया, इसका मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, है ना। फॉलिज है, उसको अंडरलाइन किया, उसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया। तो एक बार मीनिंग लिख देंगे तो आंसर करना और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इनको अटेंड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वोकेबुलरी का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने तीसरे पद में अध्ययन किया था, जिसमें कृष्ण को गोपियों ने संदेश पत्र भेजा, जिसके कारण मथुरा के कुएं भर गए और कृष्ण का अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। और गोपियों ने भी अंत में भाव व्यक्त किया कि या तो मथुरा में आग लगना, सरकंडे जंगल में आग लगना, अत्यधिक वर्षा होना, शाही खत्म होना और उनके लिखने वाले भक्त सूरदास का अंधा होना, जिसके कारण किस प्रकार उनके पत्र लिख पाते हैं, इस प्रकार की व्यंजनाएं प्रकट की थी। गोपियों ने अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया था। और ये चौथा पद है जिसमें उद्धव जी को गोपियाँ
एक लक्ष्य करती हैं और उद्धव जी को भ्रमर का रूप धारण करती है, भ्रमर का आक्षेप करती है कि जिस प्रकार भ्रमर अपना गुंजार करता है, विभिन्न पुष्पों पर घूमता रहता है और गुंजार करता है, वो किस नाम को रटता है उसका अभी तक किसी को ज्ञान बान नहीं है। इसका वर्णन गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य करके, उद्धव को लक्ष्य करके भ्रमर का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म, जो निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति को प्रमुखता दी गई है, गोपियाँ सगुण हैं और उद्धव जी निर्गुण बातें करते हैं। निर्गुण अर्थात राम नाम का जाप करना, और वह चाहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त करें, लेकिन गोपियों ने तो सगुण कृष्ण को अपने सामने छोटे से बालक के रूप में कृष्ण का लालन पालन किया है और उस छोटे से बालक के रूप में कृष्ण राजकुमार बने हैं और राजकुमार बन के मथुरा चले गए हैं, लेकिन इसके बाद कोई उनका पत्र व्यवहार नहीं आया, उनका कोई संदेश नहीं आया, जिसके कारण बड़ी व्याकुल हैं। उद्धव जी आए हैं तो जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, क्योंकि पहले से तो दुख है ही कि कृष्ण चले गए, लेकिन उद्धव जी आकर के बोले कृष्ण को भूल जाओ, उनके नाम को रटो, कृष्ण की मूर्ति से क्या लेना देना है, छवि नहीं, आपको क्या चाहिए, कृष्ण की छवि के बदले में क्या चाहिए, कृष्ण की के नाम को महत्व देते हैं। तो उद्धव जी को गोपियाँ लक्ष्य करके कहती हैं कि उधो मन माने की बात, हे उद्धव जी ये तो मन के मानने की बात है। मन, उधो मीन्स उद्धव, शब्दार्थ लिख लें, उधो उद्धव, मानने माने अर्थात मानना, दाख द्राक्ष, दाख द्राक्ष, छाड़ी, छोड़कर, बिस्कीरा, बिस्कीरा, विष का कीड़ा, कीड़ा या गंदी नाली का कीड़ा, विष मीन्स गंदगी, चकोर चकोर पक्षी, कपूर शीतल पदार्थ, तजी में त्यागना, अंगारे अंगार गर्म वस्तु, अगात में प्रसन्न, अगात का अर्थ है प्रसन्न, मधुप मिस भ्रमर, फोरी में छेद कर या कुरेद कर, काठ में लकड़ी, बंदस में बंधाना है, पात में पत्ते या पंखुड़ियों में, पतंग में पतंगा, पतंग में कीड़ा, जो पतंगा है ना विद्युत लाइट पर दीपक पर आता है, कीड़ा, हित मिस बलाई, लपटात में लपेटना, गिरना, गिरना, ठीक है, ऊपर गिरना लिख लो, ऊपर गिरना, ऊपर गिरता है ना, सूरदास जाको, जिसका, मन जासो, जैसा, सोई, उसको या वही, या सोई मीन्स वही, ताही, सोई का वही होता है, सोई का वही, ताही मीन्स उसको, सुहाद मीन्स अच्छा लगना, लगना।
इस प्रकार इस पद में गोपियों ने उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव जी, हमें निर्गुण ब्रह्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें तो सगुण कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। हे उद्धव, ये तो मन माँ के मानने की बात है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, उदो मन माने की बात, यह तो मन के मानने की बात है। दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल, बिस कीड़ा बिस्खात। जो बिस का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, कीड़े के सामने चाहे दाहक छुहारे छाड़ी अमृत के समान मीठे फल द्राक्षा फल को रख देते हैं, लेकिन वह उन फलों को न खा करके वह क्या करता है, बिस कीड़ा बिस्खात, गंदगी ही खाना पसंद करता है। उसी प्रकार हे उद्धव जी, हमें चाहे कृष्ण जैसे भी हैं, हमें अच्छे लगते हैं आपके निर्गुण ब्रह्म से। दूसरा उदाहरण देती है, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। तो जिसे चकोर पक्षी जो कि अंगारे खाना ही पसंद करता, उसको कोई शीतल पदार्थ अर्थात ठंडी वस्तु प्रदान करते हैं, शीतल वस्तु प्रदान करते हैं, तो वह शीतल को न खा करके वह उसका स्वभाव है गर्म खाना, अंगारों को खाना। उस प्रकार वह अंगारे खा करके ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। उसी प्रकार हमें भी चाहे कृष्ण का नाम लेने, कृष्ण का नाम, कृष्ण की रूप छवि उनको हृदय में बिठाया है, और चाहे हमें दुख मिले, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कोई संदेश पत्र भी नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार विष का कीड़ा और चकोर पक्षी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते हैं, इसी प्रकार हम भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकते। मधुप करत कर फोरी काठ में बंधत कबत के पात। तीसरा उदाहरण देती है कि जिस प्रकार भ्रमर करत गर फोरी काठ में लकड़ी को कुरेद कर, लकड़ी को में छेद करके अपना घर बनाता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उस लकड़ी को छेद देता है और लकड़ी में अपने घर बनाता, निवास के लिए घर बनाता है, लेकिन बंधत कमल के बाद, लेकिन वह कमल के पुष्प पर आसक्त होने के कारण, वह कमल के रस का पान करने के कारण वह कमल की पंखुड़ियों में जाकर के बैठता है और सायकाल के समय कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं और भ्रमर अंदर ही अंदर रह जाता है। तो यह कहती हैं गोपियाँ कि इनका अर्थात इस भ्रमर का भी अपना कमल के पुष्प पर आसक्त होना ही हमें समझाता है कि हमें भी कृष्ण पर एक निष्ठता का भाव रखना चाहिए। चौथा उदाहरण देती है गोपियाँ कि जो पतंग हित जानी आपनु दीपक सो लपटात। जो पतंगा भी, जो विद्युत दीपक पर आने वाला जो कीड़ा है, वह भी अपना हित जान करके वह दीपक पर आसक्त होता है और दीपक पर गिरने का प्रयास करता है और अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग करता है, प्राणों को बलि त्याग देता है, लेकिन वह उस दीपक को छोड़ करके नहीं जाता है। इसी प्रकार हम भी चाहे हमारे कृष्ण की याद में, कृष्ण की याद में कितनी भी विरह पीड़ा क्यों नहीं हो, कष्ट भले मिले, हम विरह वेदना में जी लेंगी, लेकिन किसी और ब्रह्म का, किसी और नाम का ध्यान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन सब उदाहरणों से समझाया है और इन उदाहरणों से गोपियों ने कहा है कि जिस प्रकार विष का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, चकोर पक्षी, भ्रमर और पतंगा, ये सब अपना आत्मोत्सर्ग करते हैं, ये सब अपने किसी न किसी प्रकार से अपने प्रिय के प्रति आसक्त हैं, प्रिय के प्रति एक निष्ठता का भाव बना हुआ है। तो हे उद्धव जी, हम किस प्रकार आपकी बात को मान ले। सूरदास के कथनानुसार, सूरदास जाको मन जा सोई ताही सुहाद। सूरदास के कथनानुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिसका मन जैसा होता है
सोई ताहि सुहाग। सूरदास कहता है गोपियाँ उद्धव जी को लक्ष्य कर कहती है, हे उद्धव जी, जिसका मन जैसा होता है उसको वही अच्छा लगता है। आपको निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है, हमें सगुण ब्रह्म अच्छा लगता है, हमें सगुण कृष्ण अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपने निर्गुण ब्रह्म की बात की है। आपने जन्म से आपको निर्गुण ब्रह्म, आप कृष्ण की बातों, कृष्ण के नाम को ही वर्णन करते हैं, कृष्ण के नाम का महत्व देते हैं। लेकिन हम कृष्ण के नाम का तो थे ही, लेकिन नाम के साथ कृष्ण की जो रूप छवि है, माधुरी छवि है, उस छवि को अपन हृदय में हम बिठा करके रख लिया है, और उस हृदय में कोई और छवि नहीं आ सकती है, क्योंकि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, सर्व सुख हैं। चाहे सुख दें चाहे कष्ट दें, लेकिन हम कृष्ण को छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ विशेष देखें, विशेष में लिखना है कि उद्धव, पहला पॉइंट आएगा, उद्धव ने, गोपियों ने उद्धव जी को मन के मानने की बात द्वारा समझाया। मन के मानने की बात को विभिन्न उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है। मन के मानने की बात को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। किसने? गोपियों ने उद्धव जी को। दूसरा उदाहरण, अलंकार उदाहरण दिए हैं विभिन्न उदाहरणों द्वारा। फिर कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का भाव, कृष्ण के प्रति एक निष्ठता, एक निष्ठता का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, इस प्रकार छुहारा छाड़ी दो शब्द हैं जिससे मन माने, ठीक है, बिस्कीरा बिस, इस प्रकार अनुप्रास अलंकार भी होगा। तो इस प्रकार कवि सूरदास का ये जो पद हैं उसमें सूरदास जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है किस प्रकार गोपियों ने अपने भावों को प्रकट किया है, और यहाँ गोपियों ने किस प्रकार कृष्ण को विभिन्न संदेश पत्रों द्वारा भी हमें समझाने का प्रयास किया है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, अपन एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, दूत मिलो एक बोर से आशय है कि दूत प्रातःकाल के समय उद्धव जी नाम के कौन मिला था? गोपियों को प्रातःकाल के समय जब नींद से जागी तो स्वप्नावस्था से जागी तो उद्धव मिला। ठीक है, नागर नवल किशोर विशेषण आया है किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? राधा के लिए। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? पांचवे का उत्तर उद्धव। ठीक है, चौथे का उत्तर बारे बंधन कौन तोड़कर चला गया है? कृष्ण। कहाँ? मथुरा। ठीक है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? पथिकों को, पथिकों को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न। फिर गौरी संबोधन 3 नंबर में राधा। ठीक है, कृष्ण ने भोली भाली राधा को कैसे उलझा लिया? कृष्ण ने अपनी भोली भाली राधा को खेल द्वारा खेलने के लिए मनवा लिया। किस प्रकार? उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों प्रथम पद में दिया गया उसके आधार पर हैं। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? गोपियों ने अपनी कटाक्ष नेत्रों से गोपियों की ओर देखा और गोपियां उन पर आसक्त हो गई। इस प्रकार पल भर में कृष्ण के वश में हो गई। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? क्योंकि कैसे भर गए? गोपियों ने कृष्ण को बुलाने के लिए बहुत सारे संदेश पत्र भेजे, जिससे मथुरा के अत्यधिक मात्रा में संदेश पत्र भेजने के कुएं भर गए। तजी अंगार अगात, तजी अंगार अगात से तात्पर्य है कि अगात का अर्थ प्रसन्न होना। जिस प्रकार चकोर पक्षी
चकोर पक्षी अपने गर्म पदार्थों को ही खाता है, वह शीतल पदार्थ को छोड़कर गर्म को ही प्राप्त करता है, उसमें ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। उसी प्रकार जिसका मन जैसा होता है उसको वही अच्छा लगता है। इस प्रकार कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का वर्णन प्रथम पद में दिया गया है। किस प्रकार राधा और कृष्ण मिले और किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बातें हुई उसका वर्णन है। और गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, यह हर बार हमारे पैटर्न में प्रश्न नंबर 12 जो है ना, कृष्ण को चोर सिद्ध क्यों कर रही है, ये जो पद दिया है ये हमारे हर बार क्वेश्चन बनता ही है। और विभिन्न प्रकार के चारों पद हैं, प्रथम भेंट का वर्णन कहें या दूसरा कृष्ण की भेंट का वर्णन कहें, दूसरा कृष्ण के मथुरा जाने पर संदेश पत्र के बारे में कहें, या इन सब का विभिन्न प्रकार के जो दिए हैं उसका हमें वर्णन मिलता है। इस प्रकार यह हमारा संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। कल पुनः नया अध्याय देखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम पाठ 4 जम्बृस्व सिद्धांतास्ते गणेश को पढ़ रहे थे। किस तरह से राजा दुष्यंत मारीच के आश्रम में गए और मारीच के आश्रम में जा किस तरह से राजा दुष्यंत ने मारीच के आश्रम में उस सर्वदमन को देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये असाधारण बालक। तो राजा के मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आखिर उन्होंने वंश के बारे में पूछा तो उसने बोला पूरे वंश, मेरा पूर्व वंश है। तो राजा को बड़ा यूँ इसका और मेरा एक वंश, यूँ करके राजा ने और भी उसके जानने की इच्छा की। तो राजा ने सोच रहा है कि इसके कौन से राजा की ऐसा कौन बिरला राजा होगा जिसकी पत्नी होगी और उस पत्नी का ये इतना क्या बोलते हैं असाधारण बालक, सर्वशक्तिमान बालक है। तो ऐसा कौन भाग्यशाली कौन राजा होगा जिसकी ये पत्नी ये देवी होगी। इस तरह से राजा के मन में खूब प्रश्न आते हैं और राजा लास्ट में उसको माता का नाम पूछने की इच्छा व्यक्त करता है। फिर राजा कहता है अनारी परदार व्यवहार, यानी दूसरी स्त्रियों के बारे में छानबीन करना ये उचित नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है, शिष्टाचार की बात नहीं है। लेकिन आज के इस युग में औरतों के बारे में छानबीन करना, पता लगाना, पूछना, ये सब नॉर्मली हो गया है। लेकिन राजा महाराजों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी, अशिष्टाचार कहलाता था। तो राजा ने सोचा मैं इसकी माता का नाम भी अगर पूछता हूँ तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। वह आगे देखिए, प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, वो तापसी जो थी तापसी मतलब तपस्वी जो थी, मृण मयूर यानी वो मिट्टी का मोर लेकर के आई। मिट्टी का मोर किसका था? वो महर्षि मार्कंडेय ने उसको चित्रित किया था, यानी मार्कंडेय ने उसको मिट्टी का बनाया और उस पर रंग बिरंगे चित्र से उसको बिल्कुल सजा दिया था। तो तापसी उस मण मयूर को हंसता यानी हाथ में लेकर हाथ में मोर को लेकर के आती है। और फिर तापसी उसको क्या कहती, देखो कि सर्वदमन शकुंतलावणी प्रेक्षव, शकुंत का मतलब पक्षी, ध्यान देना शब्दों पे। शकुंतलावणी, लावण्यम का मतलब सौंदर्य, प्रेक्षव का मतलब देखो। हे सर्वदमन, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। शकुंतलावण्यम प्रेक्षव, यानी इस मोर की सुंदरता को देखो, यानी इस पक्षी की सुंदरता को देखो। तो बालक सदृष्टिक्षेप में चारों तरफ उसने यूं यूं दृष्टि बिछाई, क्योंकि उसकी माता का नाम शकुंतला था। राजा दुष्यंत की पत्नी का नाम क्या था? शकुंतला। तो जब तापसी ने उसको कहा शकुंतलावणी प्रेक्षव, हे सर्वदमन तुम इस पक्षी की सुंदरता को देखो, तो बच्चा इधर उधर दृष्टि डालने लग गया। कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है? ऐसा उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने उस तापसी से कहा कि मेरी माता कहाँ है? उभे, उभे का मतलब दोनों, दोनों का मतलब दोनों तपस्वी, उभे का मतलब दोनों, दोनों तपस्वी। क्या कह रही है? नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सलः, कि नाम की समानता से ये बच्चा ठगा गया है। इन कभी कभी नाम एक जैसा होता है तो हमारे साथ भी धोखा हो जाता है, हम छलिया जाते हैं। वंचितों का मतलब छलिया, छलिया का मतलब धोखा, यानी नाम की समानता से ये बच्चा छलिया गया, यानी इसके साथ धोखा हो गया है। किसने कहा? ये दोनों ने। दोनों तापसी कह रही हैं कि इसकी माँ का, शायद इसकी माँ का नाम भी शकुंतला होगा। यूँ करके ये बच्चा कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है माँ, ऐसी ये बच्चा ऐसा कह रहा है। तो शायद नाम की समानता से भी ये बच्चा ठगा गया हो। फिर द्वितीय क्या कह रही है? क्या कह रही है? हे वत्स, हे बेटे, अस्य मृतिका मेरुषि रम्यतुम पश्यति बनितो अस्मि। क्या कहा?
द्वितीय जो तापसी थी उसने क्या कहा, हे बेटे अस्य यानी इस मृत्तिका मयूर यानी मिट्टी के मोर की रम्यत्व यानी इसकी रमणीयता, इसकी सुंदरता को पश्यतीन देखो, बनितो अस्मि ऐसा मैं तुमसे कह रही हूँ। हे बच्चे, हे सर्वदमन, तुम इस मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो राजा कहता है आत्मगतम, राजा मन ही मन। अब राजा को थोड़ा थोड़ा अंदर से अंदर थोड़ा विश्वास होने लगा कि है कुछ न कुछ कथा मेरी और ये मैं ही हो सकता हूँ, ये मेरा ही पुत्र हो सकता है। इस तरह से राजा थोड़ा मन ही मन विचार करने लग गया। क्या कह रहा राजा, किम शकुंतलेत्यस मातुरा, क्या इसकी माता का नाम भी शकुंतला है? ऐसा राजा ने मन में सोचा। आत्मगतम का मतलब मन ही मन। क्या कह रहे हैं, किम शकुंतलेत्यस मातुरा, क्या इसकी माता का नाम भी शकुंतला है? संति पुनर्नाम दयुषा दृश्यानी, वापस क्या कह रहे हैं, कभी कभी नाम में समानता होती है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या पता नहीं भी हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है नाम में भी समानता होती है। एक नाम की कई पुरुष और स्त्री होती है। तो राजा क्या कह रहे हैं, संति पुनर्नाम दयुषा दृश्यानी, क्या पता नाम में भी समानता हो सकती है। बालक क्या कहते हैं, माता, हाँ हे माता, रोचते में ऐश भद्र मयूरम, हे माता मुझे ये जो मयूर है, जो मृत्तिका मयूर, ये मुझे बहुत ही भद्र, मतलब ये मोर मुझे बहुत ही रोचते यानी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही प्रिय लग रहा है। इति किड़क मादते, ये मुझे खेलने के लिए दो, ऐसा उस सर्वदमन ने उस तापसी से कहा। जो प्रथमा तापसी थी वो क्या करे, विलोक्य सोदेगम यानी देख करके बड़ी उद्वेग के साथ, यानी बड़ी विषाद के साथ, बड़ी दुख के साथ, ओहो, जब उस बालक को उस प्रथमा ने देखा, क्या देखा, एकदम आश्चर्य से उसको देखा। देख करके क्या कह रही, देखो, अहो रक्षा करंड कमनस्य मणिबंधे न दृश्यते, क्योंकि उस सर्वदमन के हाथ में एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। पहले राजा महाराज के बाद राजा महाराज के पुत्र या पुत्री जब होती थी तो राजा उसके नामकरण में बहुत से संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, बहुत से ऐसे संस्कार है जो नामकरण नाम रखते हैं, उस समय बहुत बड़ा यज्ञ करते थे और इस तरह से उसकी रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि उसकी हमेशा रक्षा हो और कहीं कोई भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो प्रथमा ने देखा, अहो रक्षा करण कमशे मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसके हाथ में रक्षा सूत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया वो रक्षा सूत्र? तो राजा वापस, राजा भी वहीं खड़े थे। राजा क्या, अलमा वेगेन, माँ का मतलब मत, देखो अलमा वेगेन, माँ का मतलब मत, अलम माँ वेगेन, यानी तुम शोक मत करो, यानी तुम दुख व्यक्त मत करो। नन्विदमश्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्ट, यानी सिंह शावक का साथ, सिंह के शावक के साथ ही बच्चा शेर के बच्चे के साथ जब खेल रहा था तो खेलते खेलते में उसके साथ उछल कूद करने से ही शायद टूट करके गिर गया होगा, ऐसा राजा ने कहा, इसलिए तुम चिंता मत करो। नन्विदमश्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्ट, ये सिंह शावक के साथ खेलते हुए क्रीड़ा करते हुए वह कहीं गिर करके पड़ा होगा। इत्तेदातुम इच्छति, मैं इसको दे देता हूँ, यानी जहाँ भी पड़ा होगा मैं इसको दे देता हूँ, ऐसा वो राजा ने कहा। तो उभय, उभय का मतलब दोनों तापसी, पहली और दूसरी, उभय का मतलब बार बार आ रहा है, उभय का मतलब दोनों, दोनों ने क्या कहा राजा को, माँ खल वेदे तवलंबस्यो, तुम इसको ग्रहण मत करो, इसको उठाओ मत। कथम, क्यों, ग्रहित मने, अरे इन्होंने तो ग्रहण कर दिया, राजा को वो तापसी ना ही कह रही है, ऐसे में कैसे, वो एकदम ग्रहित मने, उन्होंने तो ग्रहण कर ही लिया। पहले तो तपस्वी ने, दोनों ने, तापसी ने ना कहा कि इसको ग्रहण मत करो, तो क्यों ग्रहित मने, उन्होंने तो, राजा ने तो ऐसे कहते कहते, वो दोनों तापसी बात ही कर रही थी कि राजा ने उस मणिबंध यानी वो रक्षा सूत्र को हाथ में उठा लिया। इति विस्मयात परस्पर अवलोकी, इस तरह से बड़ी दोनों तापसी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वाह, ये रक्षा सूत्र तो कोई तीसरा व्यक्ति उठा ही नहीं सकता है, या तो माँ या बाप या खुद, ये रक्षा सूत्र में ऐसी ताकत होती है कि इसकी माता या पिता या वो स्वयं, इसके अलावा चौथा अगर उसको हाथ भी लगा ले तो नष्ट हो जाता, ऐसा उसके अंदर जादू, ऐसा उसके अंदर शक्ति, राजा महाराजाओं की, ऋषि मुनियों की ऐसी उसके अंदर ताकत भरी हुई होती है। तो जब राजा ने वो ग्रहित मने, राजा ने जब वो रक्षा सूत्र ग्रहण कर लिया तो दोनों तापसी एक दूसरे का मुंह देखने लग गई। फिर राजा क्या करता है, किमर्थम प्रतिषिद्धास्मम, किमर्थम प्रतिषिद्धास्मम, यानी तुम मुझे क्यों रोक रही, यानी मेरे को क्यों रोक रही थी उस रक्षा सूत्र को लेने के लिए, तुमने मुझे क्यों रोका? तो प्रथमा कह रही, क्या कह रही, सुनो तू महाराज, हे राजन आप सुनो, हमने क्यों ना कहा था इसका जवाब हम देते हैं, सुनो। ऐसा अपराजिता नामो शदिरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता
पहले तापसी ने क्या कहा, हे राजन ये अपराजित औषधि है। कौन सी, रक्षा सूत्र। पराजित का मतलब हारना, अपराजित का हारना का अपोजिट है। पराजित का मतलब हार, अपराजित का मतलब जिससे कोई हार नहीं सके। ऐसा अपराजिता नाम, ये अपराजित औषधि है, ऐसी अपराजित औषधि है जिससे कोई भी इसका नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई भी इससे जीत नहीं सके। ऐसी राजा महाराजा के ऋषि मुनियों ने इसको ऐसी शक्ति रूपी एक रक्षा सूत्र बांधा है। क्या कहा प्रथमा ने, ऐसा अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय, ये इसका जात कर्म, इसकी जाति का कोई संस्कार किया होगा। जात कर्म समय, जात कर्म समय भगवता मारीचीन दत्ता। बहुत से संस्कार होते हैं हिंदुओं में, है ना। मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, जात कर्म नामकरण संस्कार है, ऐसे बहुत से संस्कार हैं। इतना तो मुझे आगे का तो नहीं बता सकती अभी। फिलहाल जात कर्म समय जाति का कोई संस्कार किया होगा ऋषि। कौन से ऋषि ने, मारीच ने। महर्षि मारीच ने जात कर्म संस्कार करते समय यह औषधि रूपी एक रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधा था। एताम किलम माता पित्रावात्मनम च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृहति। उस राजा ने, उस तापसी ने क्या कहा, हे राजन ये ऐसी औषधि हैं जो जात कर्म संस्कार करते समय महर्षि मारीच ने इसको दी थी। और क्या कहा उसमें, एताम किल माता पित्रावात्मन, यानी या तो माता पिता, मात पितृवा आत्मन, यानी माता और पिता और स्वयं, आत्मनम का मतलब होता है स्वयं, माता पिता और स्वयं को वर्जित, यानी स्वयं को छोड़कर, अपर का मतलब दूसरा, भूमि पतिता न गृहति, यानी या तो माता या पिता या स्वयं, इन तीनों को छोड़ करके कोई तीसरा इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। किसको, कोई रक्षा सूत्र को। और रक्षा सूत्र किसने बांधा था, महर्षि मारीच ने। कब बांधा था, जात कर्म, यानी जात कर्म संस्कार जो था ना, उस संस्कार के समय महर्षि मारीच ने, देखो देवगुरु थे मारीच, यानी देवता जैसी उसके अंदर शक्ति थी, ताकि उस सर्वदमन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस तरह से उन्होंने कहा कि माता और पिता स्वयं को छोड़ करके उस रक्षा सूत्र को जमीन से कोई भी उठा नहीं सकता, ऐसा उन तापसी ने राजा से कहा। राजा क्या करे, अथम ग्रहति, अगर ग्रहण करे तो प्रथमा क्या कह रही है, ततस्ततम सर्पो भूत्वा दशति, अगर उसको ग्रहण कर ही लोगे तो वो सांप बन करके आपको डस जाएगा, यानी रक्षा सूत्र किसमें बदल जाएगा, एक सांप बन जाएगा, और सांप बन करके जो ग्रहण कर रहा उसको काट खाएगा। तो राजा ने कहा, भवतीभ्याम कदाचित प्रत्यक्ष कृता विक्रिया। क्या कहा, भवतीभ्याम का मतलब दोनों तापसी को क्या कह रहे हैं राजा, कि हे तापसी आप दोनों ने कभी प्रत्यक्ष कृता, यानी आपने कभी प्रत्यक्ष देखा है, आपने कभी इसको नाग बनते हुए, सांप बनते हुए, डसते हुए कभी आपने प्रत्यक्ष यानी रियलिटी में आपने कभी देखा है, ऐसा राजा ने उन तापसी को कहा। तो उभय क्या कह रही है, उभय का मतलब दोनों तापसी क्या कह रही है, अनेकेश, अनेक बार, हमने कई बार ऐसा देखा है, जब कभी वो सर्वदमन कहीं खेल रहा होगा, कहीं जानवरों के साथ यानी पक्षियों के साथ, जिस किसी के साथ अगर खेलते समय अगर गिर भी गया होगा तो उन तपस्वी ने तो देखा होगा, नाग बन गया होगा, क्योंकि माता और पिता और स्वयं को छोड़ करके कोई तीसरा उस मणिबंध को हाथ नहीं लगा सकता था, ऐसी उसके अंदर शक्ति थी। ऐसी शक्ति किसने भरी थी, महर्षि मारीच ने। तब उन्होंने कहा कि आप दोनों ने कभी इसको प्रत्यक्ष देखा है, तो उभे, वो दोनों क्या कह रही, अनेकेश, हमने तो कई बार देखा है। राजा, अब राजा को पूरा ज्ञात हो गया, सहर्षम आत्मगतम, सहर्षम हर्ष सहित मन ही मन में, कथम ही संपूर्णमपि मैं मनोरथम ना अभिनंदामी, ये सकल संपूर्णमपि का मैं क्यों नहीं अभिनंदन करूं, ये सारी कथा मेरे ऊपर लक्षी यानी मेरी ओर इशारा करती है, तो मैं इसका अभिनंदन क्यों नहीं करूं, मैं इस कथा का यानी मैं इस जो ये कथा चल रही है इसका मैं स्वागत क्यों नहीं करूं। इति बालम परिष्वदे, इस तरह से बालक सर्वदमन को वो गले लगने जाते हैं, उसको अपने गले लगाते हैं। तो बालक क्या कहता है, मुच्च माँ, मुझे छोड़ो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं मेरी माता के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उस सर्वदमन को पता नहीं था मेरे पिता दुष्यंत थे, क्योंकि दुष्यंत ने तो शकुंतला को त्याग दिया था, इसलिए उस बच्चे के मन में पिता के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं था, सिर्फ उसकी माता के प्रति उसके प्रेम था। तो क्या कह रहा है, हे राजा मुझे छोड़ो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं तो मेरी माता के संग ही जाऊंगा। राजा क्या कहते, पुत्र, हे पुत्र, मया से मातर भी नंदिष्यामि, मैं तुम्हें माता के, मैं मेरे साथ आओगे तुम्हें माता से जरूर मिलवाऊंगा।
बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम, मेरे पिता तो दुष्यंत, कभी सुना होगा शकुंतला के मुंह से, तो वो कह रहा है मेरे पिता तो, तात का मतलब पिता, मेरे पिता तो दुष्यंत है, न तुम नहीं हो। तो राजा सस्मितम हंसी सहित क्या कहें, ऐसा विवाद एवं प्रत्यायते, ये विवाद ही विश्वास दिलाता है। ऐसा विवाद एवं प्रत्यायति, ये विवाद जो है, ये जिस बात पे ये सारा विवाद चल रहा, यही हमें विश्वास दिलाता है। इस तरह से राजा और सर्वदमन की वार्तालाप होती है, और सर्वदमन को लास्ट में पता भी चल जाता है मेरे पिता ही हैं, और सर्वदमन राजा दुष्यंत को भी पता चलता है ये मेरा बेटा है। इस तरह से दोनों आलिंगन करते हैं, और फिर राजा उसको ले जा करके शकुंतला को भी ले जाते हैं, और इस तरह से पाठ पूरा नाटक खत्म हो जाता है। अब आप जो नाट्यांश है इसका संस्कृत में भावार्थ करेंगे, क्योंकि संस्कृत में व्याख्या आती है, और एक पदिन वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। अब नेक्स्ट पिछले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। प्रीवियस क्लास में हमने मिरर के थ्रू कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, मिरर पढ़ लिया हमने। मिरर के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं ये भी देख लिया हमने, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो ना, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमें उसका पॉजिटिव नेगेटिव का खेल समझ में आ गया है तो हम इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। V कैसे होता है, F कैसे होता है, U कैसे होता है, U का साइन क्या होता है, V का साइन क्या होता है, F का साइन क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है ना, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है ना, आभासी सीधा यानी वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है, जब वर्चुअल इरेक्ट होता है तो V कैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको कॉमन सी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनका नॉलेज आपको है तो आप एग्जाम के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे वो मिरर से आए चाहे वो लेंस से आए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। तो मिरर के न्यूमेरिकल अपने हो चुके हैं, अब हम लेंस के न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, लेंस को भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ बच गई थी अपनी इसी न्यूमेरिकल के अंदर, आवर्तन क्षमता। ठीक है, आवर्तनता यानी मैग्निफिकेशन। ये चीज़ अपने बच गई थी जो न्यूमेरिकल के अंदर ही आती है। ये मैग्निफिकेशन आपके लेंस के अंदर भी आएगा, और यही मैग्निफिकेशन आपके दर्पण के अंदर यानी मिरर के अंदर भी दे रखा है। अब मैग्निफिकेशन या आवर्तनता होता क्या है, जैसे हमने बिंब यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब मतलब क्या हो गया, वस्तु या ऑब्जेक्ट, इमेज यानी क्या हो गया, उसका प्रतिबिंब है ना। तो जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इमेज किसकी बनेगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की बनेगी ना, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना गुना बड़ी है या कितना गुना छोटी है ना। वो छोटी बन रही है, बराबर बन रही है या बड़ी बन रही है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें उसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी पूछ ले, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो इमेज की हाइट कितनी निकलेगी, तो वो आवर्धनता के सूत्र के द्वारा यानी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मीन्स क्या हो गया कि आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई को निकालने के लिए इस मैग्निफिकेशन को किया जाता है। सिंपल सी बात ये है। अदरवाइज आप मिरर या लेंस फॉर्मूले के थ्रू फोकल डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी या फोकस दूरी, ये तीनों चीज़ें आप लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को निकालने के लिए आपको इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता निकालना पड़ेगा। तो आवर्धनता या मैग्निफिकेशन होता क्या है, इस मैग्निफिकेशन को लिखते हैं एम से। किससे लिखते हैं, एम से। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले से के थ्रू बताता हूँ मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन होता है एच डैश अपॉन एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले से अपन डेफिनेशन भी बना सकते हैं। दोनों के बीच डिवाइडेशन का साइन है, इसका मतलब अनुपात निकल रहा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धनता या मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही
मैग्निफिकेशन या आवर्धनता कहते हैं। या किसी बिंब यानी किसी इमेज की तुलना में या किसी ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की हाइट कितना गुना बड़ी या छोटी है, उसी को मैग्निफिकेशन कहेंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, आवर्धनता या मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज नॉन एज मैग्निफिकेशन। अब ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अब इसके थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, -v/u। अगर v और u में से किसी एक की हाइट नहीं रखी है तो वहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई के थ्रू अपन जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं देखेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे तब ये चीज़ें सारी अपने पास आएगी। इसका साइन क्या है, स्मॉल m हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, बिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी बिंब या ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा होता है, वही उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो यह चीज़ हो गई, आवर्धनता आपको समझ में आ गई होगी। अब इस आवर्धनता में क्या होता है, अब मिरर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आवर्धनता क्या होती है, मिरर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि आपने मिरर कौन सा लिया या लेंस कौन सा लिया है। अगर आपका कॉन्केव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो मैग्निफिकेशन कैसा कैसा आ सकता है, बताता हूँ मैं आपको मैग्निफिकेशन कैसा कैसा अपना आ सकता है या कैसा कैसा बन सकता है। ठीक है ना, m यदि पॉइंट है कुछ, m यदि ऋणात्मक है, m यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक, m यदि ऋणात्मक है और v इज ग्रेटर देन u है। ठीक है, ये बीच में रह गया है। m यदि ऋणात्मक है और v इज ग्रेटर देन u है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। क्या गया, m यदि ऋणात्मक है, ठीक है, m मतलब क्या हो गया, जो मैग्निफिकेशन निकाला है। अब मैग्निफिकेशन निकाला तो उसमें क्या निकाला अपन ने, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, हाइट अगर प्रिंसिपल के ऊपर है, देखो हाइट दो तरह से बनेगी, एक ऑब्जेक्ट की हाइट होगी जो तो ये होगी, है ना, जिसको क्या लिखे यहाँ ए या बी कुछ भी नाम दे दें, ये क्या हो गई अपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सी, जो प्रिंसिपल के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लो ये मिरर हो गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट तो हमेशा ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव लिखी जाती है। अब जिसके द्वारा इमेज बनाते हैं वो इमेज कैसे बनते हैं, इसके द्वारा, मान लो ऐसा बना, ठीक है, तो ये भी हाइट ही है, ये हाइट किसकी आई, ये तो डिस्टेंस हो गई, ये u हो गया, ये v हो गया, और ये क्या चीज़ है h डैश, और ये क्या चीज़ है h है ना, ये बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये h डैश के रूप में। तो h डैश को अपन नीचे की तरफ बना रहे हैं, है तो ये भी ऊंचाई, क्योंकि जब कुआं खोदा जाता है तो कुआं जमीन से ऊपर नहीं होता, जमीन के नीचे होता है। जो भी नलकूप खुदवाते हैं, बोरिंग लगवाते हैं, हैंडपंप खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, खाई खोदी जाती है, नीचे गहराई में जब कोई खुदाई होती है तो गहराई में खोदी जाने वाली खुदाई भी मीटर या सेंटीमीटर या जिसमें भी नापी जाती है फीट में, वो एक ऊंचाई ही कहलाती है, चाहे वो नीचे के तल में हो चाहे ऊपरी तल में हो। जैसे दीवारें जब बनाई जाती हैं, पिलर जो खड़े किए जाते हैं वो जमीन के तल से ऊपर खड़े किए जाते हैं, तो उनको भी नापने के लिए फीट या मीटर या सेंटीमीटर के रूप में जैसे भी नापा जाता है, तो वो जमीन के तल से ऊपर की तरफ नापी जाती है। एक वो भी ऊंचाई है, और एक ऊंचाई कौन सी है, जो जमीन की गहराई में भी नापी जाती है, चाहे वो भले ही नीचे की तरफ जा रहा हो, लेकिन गहराई भी एक ही तरह की ऊंचाई होती है। क्यों, क्योंकि जब गहराई के तल में चले जाएंगे तो वहां जाने के बाद जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो क्या हमें पॉजिटिव ऊंचाई नहीं लगेगी क्या, तो ये भी एक तरह की ऊंचाई होती है। तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच डैश की तरफ। ठीक है, तो ये एच डैश क्या हो गया, इधर की तरफ आ रहा है इसलिए नेगेटिव रूप में, और नीचे लिखा गया इसलिए क्या है, नेगेटिव फॉर्म दे दिया गया इसलिए, है ना। तो m यदि ऋणात्मक आ रहा है और v इज ग्रेटर देन u है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। दूसरी चीज, m यदि ऋणात्मक है, v इक्वल u है, तो प्रतिबिंब
यानी इमेज, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज, ध्यान रखना। तो इमेज कैसी होगी? वास्तविक, वास्तविक यानी रियल, ठीक है। वास्तविक, उल्टा, उल्टा यानी वर्चुअल, सॉरी, ठीक है। रियल और वर्चुअल मतलब आभासी हो गया ना। फिर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। बराबर बनेगा, क्यों? क्योंकि V और U क्या है यहाँ? इक्वल है, ठीक है ना। तो कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड और इक्वल बनेगा। फिर तीसरा, M यदि ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब समझ गए? नेगेटिव। M यदि ऋणात्मक यानी नेगेटिव है, V इज लेस देन U है, तो प्रतिबिंब यानी इमेज वास्तविक यानी रियल, इन्वर्टेड यानी उल्टी और छोटी बनेगी, क्योंकि V क्या है? छोटा है V, ठीक है। छोटी बनेगी। फिर लास्ट टॉपिक क्या हो गया? चौथा, M यदि धनात्मक है, धनात्मक है, V इज ग्रेटर देन U है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? M यदि धनात्मक है और V इज ग्रेटर देन U है, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। आभासी मतलब क्या? वर्चुअल, ठीक है। सीधा मतलब क्या? इरेक्ट, ठीक है। आभासी, सीधा बनेगा यानी बड़ा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ चार मैंने टॉपिक लिखवा दिए, चार पॉइंट लिखवा दिए जो आपके मैग्निफिकेशन के अंदर काम आते हैं, है ना। इसी के बेस पे अपन बना भी सकते हैं, इसी के बेस पे अपन इनके आंसर भी लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसा आया उसके बेस पे। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है तो इमेज हाइट का जो आंसर आता है, ये भी ध्यान रखें कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट को दे रखा 3 मान लो, या 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा? मान लो ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, हमने इमेज हाइट निकाली 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया? वो दुगुना हो गया, है ना। क्या हो गया? दुगुना हो गया, या 2 गुना बड़ा हो गया, या 2 निकाला, मान लो 1 निकाला, तो जैसा भी आंसर आएगा वो गुना में है। गुना मतलब टाइम्स में, उतने टाइम्स बड़ा है, ये समझ लेना है, ठीक है ना। तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा उसका, है ना। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। एक आधा कोई न्यूमेरिकल होता है तो अपन देख लेते हैं कैसे मैग्निफिकेशन उसका निकाला जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के या सवाल सॉल्व करने से पता चल जाएगा आपको। तो एक आधा कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन, कैसे आवर्धनता किसी की निकाली गई है। है ना, एक न्यूमेरिकल कर देते हैं अपन। न्यूमेरिकल से पता चल जाएगा आवर्धनता कैसे निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये आपके पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं आंकिक प्रश्न में, उसमें पहला सवाल दे रखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है यदि एक बिंब
40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए तथा आवर्धनता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना बस न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल को वापस मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा आवर्धनता भी ज्ञात कीजिए। ये अपना न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। अ फोकस दूरी ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड अ ऑब्जेक्ट इज फ्रंट इन 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इफ अ फोकस डिस्टेंस ऑफ मिरर या कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड देयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल है। अब सबसे पहला क्या दे रखा है? अवतल दर्पण। ये तो ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको अवतल दर्पण सीधा लिखा हुआ दे दिया गया है। अगर नहीं भी लिखे तो वो किसी न किसी तरह से घुमा के देंगे। सेविंग मिरर, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि सेविंग मिरर का नाम दे दें, है ना, हेडलाइट दे दें, तो जो भी मिरर या डेंटिस्ट का दे दें कोई, तो इस तरह के कुछ मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? अवतल मिरर होते हैं या अवतल दर्पण होते हैं या कॉन्केव मिरर होते हैं। अभी सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन। फॉर्मूला क्या है? आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। ये किसका फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला, है ना, दर्पण सूत्र। बताया था दर्पण में प्लस लगता है। अपन ने ये चीज़ फॉर्मूले में लिख दी। अब अपन साइड में एक चीज़ करेंगे, क्या? ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है, यानी गिवन। क्या क्या गिवन है हमें? एक तो दे रखा है f, कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन जानते हैं f इधर आता है हमेशा जब कॉन्केव मिरर होता है ना। तो ये क्या हो गया? f नेगेटिव। फिर एक बिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब मतलब क्या हो गया? u ऑब्जेक्ट। ये हमेशा क्या लिखा जाता है? नेगेटिव में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v फाइंड आउट करना है और m फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको हमने क्या लिख दिया? गिवन में। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके आगे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। तो हमें पूरा न्यूमेरिकल क्या हो गया? इस वे में हमारे सामने आ गया। बार बार न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे हम साइंस के न्यूमेरिकल करें, हमेशा नोटबुक के अंदर इस तरह से राइट डाउन करते हैं ताकि क्या है कि वो न्यूमेरिकल हमारे सामने दिख जाए। क्योंकि फॉर्मूले में ये चीज़ें होती है, बार बार लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूले में जो चीज़ें उनको फाइंड आउट कर दो, कहाँ कौन सी रखनी है फटाक से पता चल जाएगी। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, इसको रख दिया इधर, फॉर्मूले को चेंज कर दो, प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया। हमने फॉर्मूला नया बना दिया जो चीज़ निकालनी थी। ठीक है, अब क्या हो गया? 1/v निकालना है, ये निकाला। 1/f कितना है? -30। बीच में माइनस, u कितना है? -40। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम के साथ नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइन नहीं लगता है। ठीक है, इसका नियरेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो वो उसका एलसीएम बनता है। ठीक है ना, तो 120 किसका हो गया? इन दोनों का एलसीएम बन गया। 30 से एलसीएम को डिवाइड करो 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस लगाओ इसलिए इसके साथ माइनस। ठीक है, फिर 40 से 120 को डिवाइड करो 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3। अब ये क्या हो गया? -3 आया। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया क्या गया? प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस के 4 में से प्लस का 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 1, और नीचे क्या बन गया? 120। ठीक है, अब ये क्या निकालना अपन है? 1/v निकालना। अपने को क्या चाहिए? v/1। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ये क्या गया? माइनस का 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर क्या आया? माइनस का आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि जो प्रतिबिंब जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, इतनी डिस्टेंस पे बनी है, और बिंब की डिस्टेंस कौन सी, 40 सेंटीमीटर। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल होती तो बनने वाला इमेज क्या होता, इक्वल बनता। हमेशा ध्यान रखना, बनने वाला इमेज क्या बनता, इक्वल बनता। अब ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज डिस्टेंस जो आई है उससे 3 गुना ज़्यादा आ रही है, मतलब इससे ज़्यादा ही आ रही है। तो ज़्यादा ही डिस्टेंस जब आती है इसका मतलब वो क्या होगा, दूरी पे बन रहा है, और जब कोई डिस्टेंस पे या दूरी पे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा बड़ा बनता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ अपने खत्म नहीं हो गया न्यूमेरिकल, यहाँ इनफ नहीं हो गया, इसके आगे इसका आंसर निकाल के अपने को स्थिति ज्ञात करनी है। स्थिति क्या हो गई, हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये 2f1 से भी परे बनेगा, यानी c से भी परे बनेगा, c से भी पीछे बनेगा। तो ये अपनी स्थिति निकालो या इसकी दूरी निकालो, तो ये v की दूरी आपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बेस पे अपन लिखना चाहें कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, नेचर कैसा है, तो माइनस का आंसर आ रहा है v का, इसका मतलब क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बन रहा है बनने वाला प्रतिबिंब। अब इसका क्या निकालना है अपने को, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो लगा लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फटाक से, m बराबर h'/h इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब अपने पास h' और h तो दे ही नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों नहीं दे रखी, तो अपन क्या लगाएंगे, -v/u, क्योंकि v भी है और u भी है। तो v कितना आया, -120, और u कितना है, -40। माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, 3। ठीक है, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 सेंटीमीटर नहीं, ये बात ध्यान रखना, ये 3 सेंटीमीटर नहीं है। जो भी आंसर आता है उसके पीछे क्या लगा देंगे, गुना। क्या लगा देंगे, गुना या टाइम्स। 3 टाइम्स बड़ा है कौन, इमेज की हाइट 3 गुना बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को 2 सेंटीमीटर मानेंगे तो इमेज की हाइट 2 × 6 हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो इमेज की हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो भी आंसर आता है आपके, उसके पीछे टाइम्स या गुना लिखना है, उसके पीछे सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाना। क्लियर सी बात हो गई। तो ये हमने क्या कर दिया, एक मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, ठीक है, मिरर के थ्रू कर दिया। अब जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अब अपनी अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक तो लेंस पे आ जाते हैं और लेंस के देख लेते हैं, और एक अपवर्तन की चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class and topic unemployment. And today, as first, let's revise. Yesterday, we had discussed different types of employment, and in that unemployment, that was hidden or disguised unemployment, and I had as told you that it is the most important one, छुपी हुई बेरोजगारी. To just understand that. The productivity of the person indulged in a work, if it is 0, then they are considered as part of hidden unemployment. Now, our new topic is causes of unemployment. क्या कारण है गरीब इसके बेरोजगारी के? The problem of unemployment is a combined result of various causes. अलग अलग कारण का पूरा एक amalgamated result है. Following are the major causes of this. अब इसके अंदर देखिए, फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर जो भी एजुकेशन है वो इस तरीके की नहीं है कि हम लोग उस एजुकेशन को ले करके वी आर इनफ कैपेबल टू डू सम वर्क। ये केवल हमको लिटरेट बनाती है। अ पर्सन इज ओनली एबल टू कैलकुलेट some numbers, or he can write something, or he can read something, but the education that is provided is not enough capable of making a person having potential to do or perform any work. वो चीज़ नहीं होनी, तो अब उस चीज़ को हमको इंक्लूड करना होगा। इन इंडिया द लेवल ऑफ लिटरेसी, जो साक्षरता का स्तर है, एंड एजुकेशन is on a continuous rise, and along with this a new problem of educated unemployment has also emerged. आप एजुकेशन तो देते जा रहे हो, तो लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब ओरिएंटेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे शिक्षित लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इंडियन एजुकेशन इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड,
ये रोजगार प्रधान नहीं है। आप एजुकेशन से केवल लिटरेट हो रहे हो, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी जॉब। हियर प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी लो। अब ये समझना होगा, प्रोफेशनलिज्म, आपको व्यावसायिकता, आपको प्रोफेशनल बनना होगा कि उस एजुकेशन को लेकर के आप किसी प्रोफेशन में जा सके। हियर इवन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में भी क्या होता है, द स्टूडेंट्स रिमेन अनसक्सेसफुल इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिलता है, असफल होते हैं वो। इन द सेम वे देयर इज एब्सेंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स इन इंडिया, और इसी तरह से स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं है। अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि स्किल डेवलपमेंट कैसे नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट किया है कि अब एजुकेशन का पार्ट अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो आगे चल करके हमको काम धंधे में आसानी रहेगी। सो ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म्स एन इंडिविजुअल इनटू ह्यूमन कैपिटल। पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, जब भी किसी लेबर फोर्स को या ह्यूमन बीइंग को हम ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स देते हैं, देन ही इज ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन कैपिटल। इसका एग्जांपल हमने अमेरिका और जापान से देखा था। ड्यू टू विच देर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक बार उसके पास ट्रेनिंग होगी, देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। सेकेंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स। एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है, जॉब ओरिएंटेशन आप निकाल रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा है। द गवर्नमेंट इज रनिंग वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी स्कीम्स चला रही है रोजगार की, बट दीज हैव रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन एम्प्लॉइंग द एंटायर लेबर फोर्स ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप कितने ही चांसेस, आप कितने ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, स्कीम्स निकाल दो, बट अगर आपको कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ने वाली ही है। लेबर फोर्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन इंडिया। फॉर दिस रैपिड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है। देन एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी क्या है ये? हम लोग किसी भी चीज़ में मॉडर्न चीज़ों को नहीं लाते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंक्रीजिंगली एम्प्लॉयड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब भारतीय कृषि और उद्योगों में अब न्यू टेक्निक्स आ रही है। दिस टेक्निक इज कैपिटल इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयज लेस लेबर। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होता है, दे यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब उसके अंदर पैसा लगता है बिकॉज यू आर यूजिंग मशीनरीज, एंड उसमें लेबर कम लगती है। दिस टेक्निक इज नॉट यूजफुल फॉर कंट्री सच एज इंडिया। तो ये जो टेक्निक है ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए उपयुक्त नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी भी लेबर ओरिएंटेड या लेबर बेस्ड वर्क ज़्यादा किए जाते हैं। इन इंडिया सच टेक्निक शुड बी एडोप्टेड। तो यहाँ पर ऐसी तकनीक हमको इस्तेमाल करनी होगी विच यूज मैसिव लेबर फोर्स, जहाँ पे श्रम आधारित काम ज़्यादा हो। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आधुनिक तकनीक का उपयोग से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। इसीलिए इन 80s जब 80 के दशक में कंप्यूटर्स भारत में न्यू टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया था, तो डिफरेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो मजदूर संघ है उन्होंने उसका बहुत अपोज किया था। उनका ये कहना था कि यूरोप में जो कंडीशन हुई थी बेरोजगारी की पर्टिकुलरली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो ये भारत में भी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो इसके लिए उसका विरोध हुआ था। बट अगेन इसको देखो, आप दूसरा इफेक्ट देखें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो दोनों तरीके से नुकसान है। नेक्स्ट, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्लो डेवलपमेंट इज वन मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कृषि का पिछड़ापन और इसका विकास बहुत धीमा हो रहा है। Even today about 50% of labor force is employed in agriculture and its allied activities। कृषि और ये उसकी कृषि की सहायक क्रियाओं में अभी भी बहुत सारा बड़ा लेबर फोर्स लगा हुआ है। स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें विकास बहुत धीमा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके कारण वो असफल रहा है इन क्रिएटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की इतनी विशाल जनसंख्या में वो रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर पाया है। नेक्स्ट वी सी द पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट। अब जो आर्थिक विकास हो रहा है, अब आर्थिक विकास हो रहा है, ये हम इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा ना तो हम ये मानते हैं कि एक पर्सन का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है।
जनरली अलॉन्ग विद डेवलपमेंट, सामान्यतः जब हम विकास की बात करते हैं, देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो विकास होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 35 ईयर्स, पिछले 35 सालों में हमने क्या देखा है? इंडिया हैज़ डेवलप्ड रैपिडली, भारत का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, लेकिन सेवा क्षेत्र का जो योगदान है, रिमेन कंपेरेटिवली मोर इन दिस डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट हुआ क्यों? बिकॉज सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, सेवा क्षेत्र जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहाँ होना चाहिए? दिस डेवलपमेंट शुड बी सीन इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, या तो एग्रीकल्चर में होना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होना चाहिए। इसके विपरीत कहाँ हो रहा है? सर्विस सेक्टर में हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट कॉज ऑफ डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज कंपेरेटिवली लेस देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। आ गया? कृषि और जो औद्योगिक इकाइयाँ है वहाँ पर उद्योग या रोजगार के अवसर ज़्यादा नहीं हो पा रहे। Therefore, even after rapid economic development, इसीलिए तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इसलिए रोजगार के जो अवसर है वो तेजी से नहीं बढ़े हैं। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एंड ऑर्गेनाइज प्लानिंग। हमेशा से यहाँ पर राजनीति की खींचतान चली आ रही है। अगर कोई एक रूलिंग पार्टी है वो कोई विकास का कार्य करती है तो दूसरी ओपोजिशन का काम यही होता है कि उसके चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो उसको रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, आपने संस्थागत या जो ढांचा है बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम रोड्स बोलते हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज, ये सारी आपने अच्छी कर दी। एक्सेसिव वर्कफोर्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन अदर सेक्टर्स थ्रू ऑर्गेनाइज प्लानिंग। अब जब जैसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, वैसा ही आपको लेबर फोर्स को भी, जो वर्क फोर्स है उसको भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी। ऑल्दो द गवर्नमेंट रन वेरियस प्रोग्राम टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं बेरोजगारी हटाने के, येट देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, लेकिन सरकार और उन इंडस्ट्रीज इकाइयों के बीच में तालमेल की कमी रही। These programs had various loopholes, इसमें बहुत सारी कमियां थी, and therefore their benefits could not be reached the targeted individuals। तो जिन तक लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचना था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी मेजर्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या तरीके हमने अपनाए। ओके, टिल देन रिवाइज द टॉपिक एंड गुड बाय। गुड मॉर्निंग। अध्याय 9 में भाग 2 पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने देख लिया था कृषि के प्रकार में, देख लिए थे ऋतु के आधार पर और उपयोग के आधार पर, जिसे फसलों के आधार पर भी माना जाता है। 2 प्रकार के हो गए, ऋतुओं के आधार पर 3 हो गए, खरीफ, रबी और जायज। और उपयोग के आधार पर, यहाँ फसलों के आधार पर या उपयोग के आधार पर बोले तो एक ही चीज़ है, 4 प्रकार की है, खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। अब खाद्यान्न फसलों में हम देखेंगे सबसे पहले गेहूं। गेहूं भारत में, उत्तर भारत में सर्वाधिक इसका उपयोग भी होता है और उपजाई भी जाती है, पैदावार भी की जाती है। पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का 3रे नंबर का स्थान आता है। पहला चीन आता है, दूसरा अमेरिका आता है और तीसरा भारत आता है। इसके लिए अंडरलाइन करेंगे, जो मुख्य याद करने के लिए जो पैराग्राफ बनेगा गेहूं के नाम का, तो रबी फसल जो भारत में समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, पहला ये हो गया समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है, और उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 10 से 25 डिग्री का सेल्सियस तापमान चाहिए और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है, और मिट्टी चाहिए दोमड़ और चिकनी मिट्टी। लगभग भारत का 70% गेहूं इन राज्यों में, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में किया जाता है। इन राज्यों में भारत का जितना गेहूं उत्पादन होता है 70% भाग इन्हीं राज्यों में उत्पादित होता है। और अगर कहें कि भारत में कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो उत्तर प्रदेश आता है या फिर आएगा मध्य प्रदेश, दोनों में चलता रहता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश आ जाता है, किसी वर्ष उत्तर प्रदेश आ जाता है। अब राजस्थान में गेहूं का उत्पादन
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा इत्यादि में मुख्यतः किया जाता है। हमारे इधर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है, परंतु सीमित मात्रा में पानी की कमी, मिट्टी की जो दोमट मिट्टी चाहिए उसकी कमी के कारण जो बम्पर पैदावार होती है वो नहीं हो पाती है और अधिकतर पैदावार, सर्वाधिक पैदावार होती है श्री गंगानगर में। ये सारे नक्शे दे रखे हैं जहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है वो देख लेना आप। अब है चावल। चावल भारत में सर्वाधिक खाद्यान्नों में फसल बोई जाने वाली में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फसल है तो चावल है। चावल की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से है कि यह फसल वर्षा ऋतु में देश में अधिकांश भागों में बोई जाती है, इसलिए इसे खरीफ की फसल की जाती है। परंतु चावल पूरे साल बोई जाती है, तीनों में ली जाती है। इसकी फसल वर्षा ऋतु में भी ली जाती है और ये शीत ऋतु में भी ली जाती है और जो जायद आती है उसमें भी ली जाती है। इसलिए इसको वर्ष भर इसकी फसल चलती रहती। कारण क्या है कि पूरे भारत में इसकी पैदावार की जाती है। इसका सबसे बढ़िया इसका कारण है उष्ण कटिबंधीय भागों में बोई जाती है। इसके लिए उष्ण कटिबंधीय भाग चाहिए, मतलब ठंडा प्रदेश आवश्यक नहीं है। तो गर्मी 16 से 27 डिग्री का तापमान चाहिए, जो भारत में अपने गर्मी में उत्तर भारत में रहता है और साउथ में पूरे वर्ष भर यही तापमान रहता है। इसके लिए वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी आवश्यक है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्र, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष भर चावल की 3 फसलें ली जाती है। पहली है अमन, जो शीत ऋतु में ली जाती है। दूसरी है ओस, जो शरदकालीन में लिखी जाती है। यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, बाकी अगर किताब में भी ओस कुछ लिखा हो तो ये ओस है। तीसरी है बोरो, ग्रीष्मकालीन में पैदा की जाती है। ये अंडरलाइन कर देना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अमन, ओस, बोरो। अमन तो शीत ऋतु में बोई जाती है, और ओस है जो शरद ऋतु में, और बोरो है जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। देश में 86% उत्पादन अमन तथा शीतकाल में होता है। इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा गया है। देश में चावल का 90% उत्पादित पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा आदि आते हैं। लगभग पूरे भारत में ये फसल बोई जाती है, दक्षिण से लगाकर उत्तर भारत तक इस फसल को बोई जाती है। इसलिए भारत में सर्वाधिक अगर किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादित होता है वो है चावल, और उसके खाने वाले भी ज़्यादा हैं क्योंकि दक्षिण में गेहूं बहुत कम खाते हैं, चावल ही खाते हैं, इसलिए इस फसल का उत्पादित हो जाता है। अब राजस्थान में ये फसल बहुत कम बोई जाती है। केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में इसका उत्पादन होता है। भारत चावल के उत्पादन में विश्व के बाद दूसरा स्थान आता है। अब तीसरी फसल है मक्का। यह खाद्यान्न फसल औद्योगिक श्रेणी में भी आती है और खाद्यान्न में भी आती है। कारण यह है कि इसमें स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करने वाले उद्योगों में कच्चे माल को प्रदान करती है। अधिकतर जो बिस्किट हैं या फिर जो केलॉग्स नाम सुना होगा वो मक्के से ही बनते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया? स्टार्च और ग्लूकोज के लिए किया जाता है। खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग लिया जा सकता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है। ये भारत की मूल फसल नहीं है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का की फसल 12 से 35 सेल्सियस डिग्री तापमान और वर्षा 50 से 100 सेल्सियस डिग्री तापमान में नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी में जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा में अच्छी मानी जाती। कारण ये जहाँ गीली मिट्टी होगी वहाँ पर इस फसल ये उपजाऊ नहीं होगी, फसल उगेगी नहीं। इसके लिए चाहिए कम मात्रा में पानी। इसलिए अपने इधर जो क्षेत्र आता है, जो वर्षा ऋतु में अपने क्षेत्र में वर्षा कम होती, जिस कारण से ये मक्के की फसल अच्छी होती है, और तापमान भी यही रहता है 12 से 35 डिग्री सेल्सियस अपने इधर गर्मी में। इसके अलावा अगर होता है तो दक्षिण में दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है और ये उड़ीसा का जो क्षेत्र आता है वहाँ पर होता है।
अब उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है, अंडरलाइन करेंगे। देश में मक्का उत्पादन का 60% आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश, पंजाब में भी इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में मक्का, अपने दक्षिणी राजस्थान में क्या उत्पादन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में किया जाता है। अब अगली फसल है बाजरा। 3 मुख्य फसल हो गई हैं, गेहूं, चावल और मक्का, जो भारत की 3 प्रमुख फसलें हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है बाजरा, जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।